दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पांडे सर स्टडी 809 यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए आधुनिक भारत के अंतर्गत कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी के अधीन कौन कौन से गवर्नर जनरल थे उनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के बारे में हम देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, ये 1757 से 1760 ईस्वी तक और पुनः दोबारा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 से 1760 और पुनः 1765 से 1767, ये नोट भी कर सकते हैं हम कि कौन कब से कब तक रहा। इनके द्वारा क्या किया गया, इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। और इसने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इसने जो है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये दूसरा कार्य हुआ। इसके साथ रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए, जिनमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अब हम अन्य गवर्नर वरे लास्ट 1767 से 1769 तक रहे और कार्टियर ये 1769 से 1772 तक रहे और वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 तक रहे। तो यहाँ बंगाल में जो गवर्नर थे, ये अन्य गवर्नरों में वरेलास्ट 1767 से 69 तक, कार्टियर 1769 से 1772 तक और वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 तक। इसके बाद कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनको फिर कंपनी के अधीन माना जाने लगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ उसके अनुसार फिर बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था और मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक हुआ। बंगाल के जो गवर्नर थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे पहले। इसके बाद फिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ उसमें बंगाल के गवर्नर को, कंपनी का जो बंगाल का क्षेत्र था उसको अंग्रेजी क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया और इसको अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके साथ वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का पहले अध्यक्ष बना, बंगाल का गवर्नर बना और कंपनी का फिर गवर्नर जनरल बन गया। तो अब हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखेंगे। इसका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा। इसके द्वारा जो कार्य किए गए वो हम सब डिटेल से देखेंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो राजकीय कोषागार था उसको मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया गया और 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। 1772 ईस्वी में इसने वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की।
फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। जो फौजदारी अदालतें होती वो सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। नाजिम के द्वारा जो दरोगा नियुक्त किया जाता था वो अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था और जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। जो जिला फौजदारी अदालत थी वो एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी भी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की भी स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता कौंसिल का सभापति और उसी कौंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। दीवानी अदालत में कलकत्ता कौंसिल का सभापति और उसी कौंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निज़ाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की जो दीवानी और फौजदारी अदालतें थीं, इनके मुकदमे का अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। इनके जो अंतिम निर्णय होते थे वो सदर अदालतों में होते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतें थीं, इनके दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के संबंध में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जो दीवानी मुकदमे थे उनमें जातीय कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जो फौजदारी मामले होते थे, मुकदमे होते थे, उसमें मुस्लिम कानून लागू होता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने और कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की जो विधवा थी मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया और 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा भी स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। यानी वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी और गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। जो गीता के अंग्रेजी अनुवादकार थे विलियम विल्किंस चार्ल्स, इनको वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुग़ल सम्राट को मिलने वाला जो 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन था उसको बंद करवा दिया। और इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। और इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था और इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था।
जो मुख्य न्यायाधीश था इनका वो एलिजा एम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसको न्यायालय से फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था 1775 से 82 ईस्वी में, और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से 84 तक, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही ये दोनों लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि यानी 1782 ईस्वी में जो हुई, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई, जो इसके द्वारा हुए। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना हुई। इसी वारेन हेस्टिंग्स के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति भी की। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। ये जो राय रायन की नियुक्ति की, इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। 1786 में जब हेस्टिंग्स चला गया, उसके बाद लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागजों की देखभाल करना था। जिसका कार्य क्या था? सभी कानूनगों के कागजों की देखभाल करना। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। इस पद पर जो प्रथम नियुक्ति हुई वो जेम्स ग्रांट की हुई। पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा, तो बर्क के द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, और परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त भी कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर के वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, तो बर्क के द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया, और किंतु 1795 ईस्वी में इसको आरोपों से मुक्त भी कर दिया गया। दूसरे जो कंपनी के गवर्नर जनरल थे वो थे सर जॉन मैकफरसन। ये 1785 से 86 तक रहे, 1785-1786 ईस्वी तक इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इनको जो सर जॉन मैकफरसन थे ये अस्थायी गवर्नर जनरल थे। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी में भी रहे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी था। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जितने भी जिले के अधिकार थे वो कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। इसने जो भारतीय न्यायाधीशों से युक्त फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण भी करवाया। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित थी। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया।
कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। जो भारतीय थे सेना के लिए उनको सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी 1/10 भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसके द्वारा बनाई गई? जॉन सॉर के द्वारा। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू भी किया गया। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए भी स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक। और सर जॉन सॉर ये 1793 से 98 ईस्वी तक रहे, और किंतु इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जो जिस प्रकार का सिस्टम बना हुआ था उसको वैसे ही रखा। इस प्रकार आज हमने कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में, कुछ गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम बाकी के अन्य सभी कंपनी के अधीन गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।